नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। भूस्खलन की वजह से देवभूमि में किस तरह से हड़कंप मचा हुआ है। बारिश का मौसम चल रहा है और ऐसे में भूस्खलन की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ऋषिकेश से खबर है, जहां लक्ष्मण झूला नीलकंठ मार्ग पर भारी बारिश के बीच बड़ा हादसा हो गया। और बड़ा हादसा दरअसल होने से टल गया, क्योंकि घट्टू घाट के पास पहाड़ी से एक विशाल पत्थर चलती कार पर आकर गिरा, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई। लेकिन सौभाग्य से यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। प्रशासन ने घटना के बाद मार्ग बंद कर दिया है, मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। कार देखिए अब किस तरह से चकनाचूर हो गई है, लेकिन कार में जो लोग बैठे हुए थे वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। ऋषिकेश से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर कार पर एक पहाड़ी पत्थर गिरा और कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन कार में मौजूद लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वहीं पर अब मलबा हटाने का काम शुरू किया गया है। तो ऋषिकेश से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर चलती कार पर पत्थर आकर गिरा। कार की आप हालत देख सकते हैं। वहीं पर मलबा हटाने का काम भी शुरू कर लिया गया है। सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं जो भी कार में मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश से खबर है, जहां नरेंद्र नगर नेशनल हाईवे 34 पर मलबा आ गया। पुलिस चौकी प्लासड़ा के पास मलबा आने से मार्ग बाधित हो गया। ऋषिकेश के नरेंद्र नगर NH 34 पर भारी मलबा आ गया और पुलिस चौकी प्लासड़ा के पास मलबा आने से मार्ग बाधित हो गया। यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। भारी बारिश के चलते मार्ग खुलने में देरी भी हो सकती है। वहीं प्रशासन की यात्रियों से सतर्क रहने की अपील है। मलबा हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। खाला में काफी मात्रा में मलबा आ चुका है। एक गाड़ी बहुत भयंकर भद्रकाली से ऊपर से कोई गाड़ी नहीं आई। भद्रकाली से भी कोई गाड़ी ऊपर न भेजे। और आगरा खाल से भी जीरो जोन गुज्जर बैंड के पास नाले में खाला में काफी मात्रा में मलबा आ चुका है। देखिए ऋषिकेश से ये तस्वीरें हैं, किस तरह से मलबा आने की वजह से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। नरेंद्र नगर प्लासड़ा मार्ग पर ये भारी मलबा, बारिश की वजह से ये मलबा सड़क पर आ गया है और मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया मलबे की वजह से। काफी मात्रा में मलबा आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार से बड़ी खबर है, जहां स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। यहां पर गंगा मैटरनिटी हॉस्पिटल को सील किया गया है। हरिद्वार से खबर सामने आ रही है, हॉस्पिटल सील कर दिया गया है। डिलीवरी के दौरान 2 महिलाओं की मौत हुई थी और लापरवाही के चलते गई थी महिलाओं की जान। भादराबाद क्षेत्र में स्थित है श्री गंगा मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहां पर डिलीवरी के दौरान 2 महिलाओं की मौत हो गई थी और लापरवाही के चलते मौत के बाद अब हॉस्पिटल को सील किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने यह बड़ी कार्रवाई की है। मां गंगा मैटरनिटी एंड आई केयर सेंटर भादराबाद में था और इसमें जो संज्ञान में आया था कि जो 100 के लिए महिलाएं गई थी उसमें का सीजर हुआ था। दूसरे की तैयारी कर रहे थे। जो रिपोर्ट मिली है उस रिपोर्ट के आधार पे दोनों की यहाँ पर बहुत ही दुखद घटना है कि मृत्यु हो चुकी है। उनका पोस्टमार्टम हो रहा है, उसकी रिपोर्ट आते ही और मेरे स्तर पे 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है। उसमें एक नोडल नैदानिक है, एक एडिशनल CMO। रास्ता है वही शहर। तू कब आया अभी लाइफ से? अरे वाह ताई, पहचान गई। शहर जाके आँख का ऑपरेशन करा लिया क्या? शहर जाए मेरी जूती नहीं, यहीं अपने गांव में ही करवा लिया। वो जो सूरज है ना अपना, वो सब कर रहा है। अरे राकेश, अरे वाह छोटी, ये स्कूल में सीखा? इंटरनेट पे। इंटरनेट? हाँ, सूरज भैया है ना। कौन है ये सूरज भैया? आपको उनसे मिलना है क्या? हाँ चलो, वो रहे सूरज भैया। हम सूरज से सिर्फ बिजली नहीं बनाते हैं, खुशहाली को देश के कोने कोने तक भी पहुंचाते हैं। अदानी, हम करके दिखाते हैं। से करी वो की जाएगी, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से भी संज्ञान में आया गया है और लगभग जहाँ तक मुझे अभी तक एग्जैक्ट नंबर तो नहीं, लेकिन 65 से ज्यादा अस्पताल को हम बंद कर चुके हैं। 19 लाख से ज्यादा आप लोगों ने पेनल्टी ले चुके हैं। इस संबंध में जैसे सूचना मिलती है हम लोगों को कि अस्पताल है यहाँ पर मानक पूरे नहीं, उसको हम लोग बंद कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है, जहां उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली उजागर हो रही है। बागेश्वर में बच्चे की मौत पर जांच पड़ताल शुरू हुई है, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफे की मांग की और ड्रोन योजना को दिखावा करार दिया।
क्यों खाली जनता की आंखों में धूल झोंकी गई, इन सभी विषयों का उत्तर तो मुख्यमंत्री को देना होगा। और 5-5 अस्पतालों में रेफर करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये मंत्री और मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा। डॉक्टरों को दवाई नहीं दोगे, डॉक्टरों को सुविधाएं नहीं दोगे, स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनकी तैनाती नहीं करोगे, तो वहाँ जो लोग हैं उनकी गलती क्या है? गलती सरकार की है, प्रशासन की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर से खबर है, जहां बाजपुर में रविवार को एक दर्दनाक हादसे में 11 वर्षीय यश की बाढ़ के पानी में डूबकर मौत हो गई। वह दोस्तों के साथ लेवड़ा नदी की बाढ़ देखने गया था, जहां पैर फिसलने से नहर में गिर गया। बचाकर बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। प्रशासन और नेताओं ने शोक जताया, आर्थिक सहायता की मांग की गई है। यही है, पैर फिसल के काम डूब गया वो। कहाँ की बात है? ये अपने एक टाट वाला मंदिर है, टाट वाला मंदिर के तब काम इधर को गए थे, लोंटे काम है, उसका पैर फिसल गया, गिर गया पानी में, पानी पी लिया, पानी मरिया क्षेत्र से एक सूचना जरूर प्राप्त हुई थी एक बच्चे की। यश फादर, जिनके जयपाल फादर का नाम जयपाल है, तो उनका वो मतलब बहुत दुखद है कि वो 11 वर्ष के बच्चे थे जो कि एक्सपायर कर गए हैं, तो उसमें तत्काल सहायता राशि वितरण की कार्यवाही की जा रही है। आज पवित्र श्रावण मास का अंतिम सोमवार है। खटीमा के चकरपुर स्थित प्रसिद्ध प्राचीन वनखंडी महादेव शिवालय में सुबह से ही सैकड़ों भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। सीमांत खटीमा क्षेत्र के शिवालय जहां शिव भक्ति से सराबोर रहे, वहीं प्राचीन वनखंडी महादेव मंदिर चकरपुर में सुबह तड़के से ही शिव भक्त जलाभिषेक करने वनखंडी महादेव मंदिर पहुंच रहे हैं। वहीं स्थानीय शिव भक्तों के अलावा हरिद्वार सहित विभिन्न स्थानों से पवित्र गंगा जल ले जाकर महादेव मंदिर में कांवड़िए जलाभिषेक भी करते हुए नजर आए। देखिए, ये जो सावन का महीना है, ये सावन का महीना आज का नहीं, सदियों से चला आ रहा है भोलेनाथ का। तो आज जो है, आज लास्ट सोमवार है ये हमारे हिंदुस्तान का, मगर उत्तराखंड का एक सोमवार और बचा हुआ है जो हमारे मान्य है। और ये मंदिर है हमारा शिव जी का, ये बहुत पुराना, मुझे भी आज 50-52 साल हो गए हैं, तब से देखता आया हूँ मैं। ये सबसे पवित्र भगवान की कृपा से सोले भोलेनाथ से यहाँ कुशल मंगल सब यहाँ पर। जब से यहाँ का खटीमा का, इस उत्तराखंड का, खासकर चकापुर का शिव जी का ये मंदिर बना हुआ है, तब से मैंने देखा यहाँ के लोगों में काफ़ी चहल पहल है, बहुत आस्था है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है जो वनखंडी महादेव का। यहाँ पर जो है भक्तजन आते हैं और हर सोमवार को यहाँ भीड़ लगती है। आज ही नहीं, हर सोमवार को, लेकिन आज बहुत भीड़ है। और पिछले बार भी बहुत भीड़ हुई थी, मैं सुबह आई थी, मॉर्निंग में भी 3 बजे से यहाँ पर लोग आने लगते हैं और बहुत श्रद्धा है इस वनखंडी महादेव की, जिसके लिए हम जो है महादेव से प्रार्थना करते हैं कि सबकी मनोकामना पूरी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की है। सभी जिलाधिकारियों के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की है। वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारियों के साथ ये बैठक और जिलों से संबंधित विकास कार्यों की समीक्षा सीएम के द्वारा की गई है। इसके अलावा मानसून की स्थिति को लेकर समीक्षा की गई। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार से खबर है, जहां आज मुख्यमंत्री धामी हरिद्वार के दौरे पर हैं। सीएम धामी ब्रह्मा निवास आश्रम में 50वें निर्वाण दिवस समागम में शामिल हुए। कार्यक्रम में शामिल होकर मुख्यमंत्री ने संत परंपरा और उनके आदर्शों को स्मरण किया। इस दौरान भाजपा विधायक सहित तमाम बीजेपी के बड़े नेता कार्यक्रम में मौजूद रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी खबर आपको बताते हैं जो लोकतंत्र की मिसाल बन गई। चंपावत से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां उत्तराखंड पंचायत चुनाव में विजयी घोषित हो चुकी काजल बिष्ट ने लोकतंत्र और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। मतगणना में हार के बाद गलती से उनको विजयी घोषित कर दिया गया। काजल बिष्ट ने खुद ही रिटर्निंग ऑफिसर के सामने इस बात को लेकर आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि मैं नहीं जीती हूं, प्रमाण पत्र वापस ले लीजिए। साथ ही उन्होंने सुमित कुमार नाम के व्यक्ति को असली विजेता बताया। वही मामला एसडीएम कोर्ट में पहुंच गया है और 1 माह में फिर से पुनर्गणना होने की एक संभावना भी जताई जा रही है। तो देखिए, राजनीति में नैतिकता की मिसाल काजल बिष्ट के द्वारा पेश की गई है। यहाँ पर जीता हुआ घोषित होने के बावजूद भी उन्होंने
एक दूसरे व्यक्ति को असली विजेता बताया। आगे बढ़ते हैं, देहरादून से खबर है जहां उत्तराखंड पंचायत चुनाव में डबल वोटर विवाद पर याचिकाकर्ता शक्ति बर्तवाल ने निर्वाचन आयोग पर कोर्ट के आदेश की अवहेलना का आरोप लगाया है। उन्होंने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है और उनका कहना है कि आयोग ने दोहरी प्रविष्टियों वाले प्रत्याशियों को रोकने के आदेश का पालन नहीं किया है। देखिए, माननीय हाईकोर्ट के समक्ष हमारे 11 जुलाई को एक फैसला आया था और जिस फैसले में माननीय हाईकोर्ट की डबल बेंच ने, मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने एक साफ कहा था कि एक से अधिक स्थानों पर जो मतदाता सूची में जिनके नाम है ऐसे प्रत्याशियों की स्क्रूटनी की जाए और वो चुनाव में प्रतिभाग नहीं कर सकते, क्योंकि पंचायती राज एक्ट साफ साफ ये कहता है कि एक समय में एक ही जगह पंजीकरण की व्यवस्था है। इसके बावजूद भी राज्य निर्वाचन आयोग की लापरवाही से, राज्य निर्वाचन आयोग को माननीय हाईकोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद भी राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने 6 जुलाई के उस पत्र को खारिज नहीं किया जिस पत्र पर माननीय हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश पारित किया था। नहीं, देखिए, सारा विषय न्यायालय के अधीन है, माननीय कोर्ट के अधीन है और पंचायत एक्ट को जानने और समझने वाले इसकी अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। कानून के पक्षकार जो है इसकी अपने अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, पौड़ी से खबर है जहां पर उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की बंजर भूमि को उपयोगी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए पाबौ क्षेत्र में सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने वीर माधव सिंह भंडारी सामूहिक सहकारी खेती योजना का शुभारंभ किया। किसानों के साथ खेतों में उतरकर मंत्री ने फूलों के बीज रोपित किए। वीर माधव सिंह भंडारी योजना का शुभारंभ और देखिए मंत्री स्वयं बीज रोपित करते हुए नजर आए। पौड़ी से ये तस्वीरें हैं। बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने की पहल यहां पर की जा रही है। देखिए, आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे पाबौ ब्लॉक में चोपड़ा और पाली गांव के बीच में वीर माधव सिंह भंडारी जी की जो क्लस्टर खेती योजना है कोऑपरेटिव विभाग की, ये इन तीनों गांव में आज इसका शुभारंभ हो गया है। हमारा ढिकाली गांव की भी जमीन यहाँ पे है, चोपड़ा गांव की भी यहाँ पे है और पाली गांव की भी, और 170 नाली जमीन पे जो है काम हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, देहरादून से खबर है जहां प्रदेश में मानसून के चलते जगह जगह जलभराव हुआ है। नालियों के जाम होने से डेंगू जैसी समस्याएं भी सामने आ रही हैं। कांग्रेस के महामंत्री नवीन जोशी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार के बावजूद हालात बदतर है। न तो नगर निगम और न ही सरकार कोई ठोस कदम उठा रही है। बरसात का सीजन चल रहा है, जगह जगह जलभराव हो रहा है। इनके विधायक हैं खजान दास जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है कि मैं अधिकारियों को कई बार बोल चुका हूँ, मैं अधिकारियों को प्यार से समझा चुका हूँ, डांट के समझा चुका हूँ, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। अगर इस सरकार में सत्ताधारी पक्ष के विधायक का बात नहीं सुनी जा रही है तो आम आदमी की बात को क्या सुना जाएगा। उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर प्रमुख वन संरक्षक समीर सिन्हा ने कहा कि इसे रिएक्टिव नहीं बल्कि योजनाबद्ध तरीके से देखा जाना चाहिए। विभाग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म योजनाओं पर काम कर रहा है। संवेदनशील क्षेत्रों में आधुनिक उपकरण और विशेष शेल की व्यवस्था की गई है। सबसे पहले तो हमने पूरी राज्य के लिए एक स्ट्रेटेजी प्लान बनाया है। उसके अनुसार हमने पिछले 25 सालों का जो विवरण है मानव वन्यजीव संघर्ष का अपने प्रदेश में, उसका बहुत गहनता से विश्लेषण किया है। आपको पता है कि पशुपालन विभाग के सहयोग से 122 वेटनरी डॉक्टर्स हैं जिनको नोडल अधिकारी घोषित किया गया ताकि कभी भी इस प्रकार की घटना हो तो मौके पर ही उनका सहयोग प्राप्त किया जाए। उसके अतिरिक्त चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के दफ्तर में एक सेल का गठन किया गया है जहां इस पर नियमित विश्लेषण होता रहता है। एक आपदा प्रबंधन की दृष्टि से एक हेल्पलाइन की स्थापना की गई है 1926, मैं फिर दोहराता हूँ 1926, और कोई भी व्यक्ति वन जीवों से संबंधित, वनाग्नि से संबंधित किसी भी प्रकार के वन अपराध के विषय में इस नंबर पर टोल फ्री सूचना दे सकता है 24 घंटे, और उस पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर सख्ती लगातार जारी है। नैनीताल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि बिना पंजीकरण वाले मदरसे धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। मदरसा बोर्ड अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने फैसले का स्वागत किया और सरकार की कार्रवाई को उचित बताया। पंजीकृत मदरसों को सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। ये आज की सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वो विजन
कि एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान। वो चाहते हैं कि मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए और मेन स्ट्रीम की एजुकेशन दे करके उन बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन के जरिए से उन्हें इंजीनियर, डॉक्टर, IAS और IPS बनाने की तरफ कदम बढ़ाए जाएं। तो इसलिए मैं तमाम मदारिस के लोगों से कहना चाहता हूं कि वो वैधता का रास्ता अपनाएं, अवैध की तरफ न बढ़ें और अवैध पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी, वैध पर कोई कार्रवाई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सितारगंज से खबर है जहां पर जिला उप चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को लेकर सभासदपति अविनाश वाल्मीकि ने CMO किशोर अग्रवाल से मुलाकात की। उन्होंने दवाओं की सूची सार्वजनिक कर अस्पताल में लगाने की मांग की। CMO ने आश्वासन दिया कि सूची लगाई जाएगी ताकि आम जन को लाभ मिल सके। में आज यहाँ जिला सितारगंज में CMO साहब आए हुए थे, तो उसी बीच हमारी इनसे मुलाकात हुई और हमारा विशेष तौर से इनसे ये कहना था कि जो बाहर से दवाइयाँ लिखी जा रही हैं वो बेवजह ना लिखी जाएँ। इसके साथ साथ जो यहाँ हॉस्पिटल में जो स्टाफ का व्यवहार खराब है उसको ठीक किया जाए और जो रेट सरकार द्वारा दिए गए उनको सार्वजनिक किया जाए कि पर्चे का क्या रेट है और जो दवाइयों की लिस्ट है वो भी बाहर लगाई जाए। इन बहुत से विषय पे आज CMO साहब से बात हुई और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है इस पर कार्य होगा। यदि नहीं होगा तो भविष्य में हम लोग उग्र आंदोलन के लिए भी तत्पर रहेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। मेडिसिन की एक लिस्ट है और ये लिस्ट बात चस्पा कर दी जाए और सारी जनरिक नेम से ही पर्ची लिखी जाए, अच्छी राइटिंग में लिखी जाए। बच्चों को दवाइयों को इस लिस्ट से मैच करके अंदर से दवाइयाँ प्राप्त कर सकता है। अगर उसे कोई परेशानी होती है, दवाई नहीं मिल रही है और तो उसका फ़ोन नंबर भी हो जिससे कि जो CMS साहब है उससे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और उसमें भी हमने एक जांच कमेटी का गठन कर दिया है जिसमें डॉक्टर SP सिंह वो जांच करेंगे। इनके साथ साथ SDM साहब भी उसमें रहेंगे। और आज सावन मास का आखिरी सोमवार है। सावन सोमवार के पवित्र अवसर पर शिवालयों, मंदिरों में बाबा भोले के भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। वहीं प्रदेश के साथ साथ रुद्रपुर में सावन के चौथे सोमवार पर जगह जगह शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ दिखाई दिया। जहां पर आज माता चिंतपूर्णी मंदिर में सावन के चौथे सोमवार पर महापर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। माता चिंतपूर्णी का ये उत्सव हर वर्ष इसी तरह मनाया जाता है। माता चिंतपूर्णी मंदिर, सोडी कॉलोनी, पूजनेश्वर फार्म वाली देवी जी का जो स्थान है, वहाँ पे हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सावन की अष्टमी के उपलक्ष्य में भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। हवन सुंदरकांड जागरण के साथ यह माता चिंतपूर्णी की जो अष्टमी होती है उसको मनाया गया और सभी भक्तों ने, कॉलोनी वासियों ने, रुद्रपुर वासियों ने, आसपास के क्षेत्र से सभी भक्तों ने मिलजुल कर इसमें सहयोग दिया, अपना योगदान दिया और कीमती समय दिया। और हर वर्ष ऐसे ही माँ जी के मंदिर पर मेले लगते रहते हैं। खबर हरिद्वार से है जहां पर पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण के जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में योग गुरु स्वामी रामदेव ने शिरकत की और इस दौरान बाबा रामदेव ने शिक्षा, चिकित्सा और राजनीति से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि देश में अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और डॉक्टर, हॉस्पिटल हैं, लेकिन इसके बावजूद शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ लोग माफियावाद के जरिए देश को लूटने में लगे हैं। आज का जो दिन है वो एक तरह से जो जन्मदिन वगैरह भी मनाए तो लोग आप कृतज्ञता भाव प्रकट करने के लिए मनाएं। आनंद तब है जीवन में जब हम बहुत सारे लोगों से उपकृत होते हैं, तो उस उपकार को, उस कृतज्ञता को हमें पूरी सहृदयता के साथ स्वीकार करना चाहिए, व्यक्त करना चाहिए। प्रदूषण को रोकने के लिए भी और जीवन की रक्षा के लिए भी वनस्पति वृक्षारोपण ही एकमात्र साधन है, उसको हम जरूर करें। विदेशी लुटेरों ने देश की आर्थिक लूट की। इस आर्थिक लूट और गुलामी गिलानी कुंठाओं से, शिक्षा की लूट से, चिकित्सा की लूट से बचाने का काम पतंजलि कर रहा है। तो जड़ी बूटी दिवस पर हमने आह्वान किया है, आओ मेडिकल माफिया, एजुकेशन माफिया, ये पूरे कॉर्पोरेट माफिया से और पूरे कल्चरल माफिया से देश को मुक्ति दिलाने के लिए योग और योग मूलक सनातन धर्म का जो पथ है उस पर देश आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौड़ी शहर के श्रीनगर रोड पर बीती देर रात एक दुकान में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया।
आग लगने की इस घटना ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी है, लेकिन गनीमत रही कि आसपास की दुकानों में आग नहीं फैली, वरना नुकसान और भी बड़ा हो सकता था। दुकान स्वामी मुकेश नेगी ने बताया कि वे दुकान के पास ही रहते हैं। देर रात अचानक उन्हें दुकान की ओर से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। जलने की गंध आई। जब वे दुकान पर पहुंचे तो देखा कि अंदर धधकती आग ने पूरी तरह से सामान को अपनी चपेट में ले लिया है। 11:40 पे घटना घटी है और मुझे 12 बजे पता लग गया था। इस तरह मैं 12 बजे यहाँ आया और मैंने आग बुझा दी, जिसमें मेरा कई सामान ऐसा था जो कीमती था, जैसे कंप्यूटर हो गया, CPU हो गया, आपका ये एस सीरीज का जो जितना भी सामान था, कुछ पेपर वर्क मेरे इसके थे, अपना ये जैसे कि सेल परचेज के कुछ पेपर थे वो जल चुके हैं। मेरा बहुत ही नुकसान हो चुका है। ये मुकेश नेगी जी का यहाँ पे है, एसेसरीज की दुकान है और बाहर इनका वॉशिंग सेंटर भी है। बड़ा मेहनती लड़का, दुकान पूरी भरी हुई थी। इनका जो है कंप्यूटर मॉनिटर वगैरह तो जल ही गए हैं, दस्तावेज भी सब जल गए हैं और दिखाई दे रहा है कि जैसे एसेसरीज का जो भी सामान है ये इनका लगभग सारा ही जल चुका है, तो काफी इनको नुकसान हुआ है। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर पुलिस और एसओजी टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। बड़े गिरोह का खुलासा किया गया है। 9 सदस्यीय गिरोह के गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस और एसओजी टीम को ये बड़ी सफलता मिली। हल्द्वानी से खबर सामने आ रही है। बड़े गिरोह के 9 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। ये प्रतियोगी परीक्षा में नकल की साजिश रच रहे थे। यूपी और हरियाणा के पकड़े गए सभी आरोपी। देखिए, गैंग के 9 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। हमारी जो पुलिस की टीम है कंटिन्यूस सर्विलांस करती है, कंटिन्यूस इंटेलिजेंस कलेक्शन करती है कि कोई एग्जाम में किसी तरीके की हेराफेरी तो नहीं हो रही है। पिछले हफ्ते हमें एक सूचना मिली थी कि जो एसएससी का एग्जाम होने वाला है उसमें कुछ लोग हेराफेरी करने की तैयारी कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर जो पुलिस ने अपना सर्विलांस और जो है सीसीटीवी जो है उनको देखना शुरू किया और पुलिस को रामपुर रोड के एक होटल की सूचना मिली। उस होटल में जब रेड की गई तो कुछ संदिग्ध लोग वहाँ पकड़े गए। इन संदिग्ध लोगों के जब पूछताछ की गई और इनकी जब तलाशी ली गई तो इनके कब्जे से जो मोबाइल बरामद हुए हैं और जो लैपटॉप बरामद हुए हैं। चलिए यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।